अस्सलाम वालेकुम। आज जावा स्क्रिप्ट में हमारा जो है वो टॉपिक है वो क्या है। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट की बात करी थी। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता था। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती थी जो कि फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, जो मेरे पास क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, क्या, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है, मतलब उसकी खुसूसियत, और वो क्या कर सकता है, बिहेवियर, मेथड कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है वो मेरे पास क्या कहलाती है, जावा। जावा स्क्रिप्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इसका नाम जो है वो जावा इसलिए रखा गया था, सही है, इसका नाम जावा इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक और लैंग्वेज मौजूद थी जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाली लैंग्वेज थी, और वो हमारे उसका नाम क्या था, जावा था। तो लोगों ने जब देखा इसको कि भाई इसके अंदर भी जो है वो थोड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अराउंड काम कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या रख दिया, जावा। क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और जो इससे पहले हमारे पास एक लैंग्वेज मौजूद है जो जावा, जिसका नाम है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब साइड सी बात है, उस पर आएंगे तो उसकी बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है, उसका काम करने का तरीकेकार क्या है, वो क्या स्केलेबिलिटी और क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, उसकी एक अलग कहानी है। ठीक, आज हम लोगों ने क्या देखना है, बिल्ट इन फंक्शंस। मैंने आप लोगों को बताया था मेथड या फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली पीस ऑफ कोड होते हैं, बना बनाया कोड होते हैं। ठीक है, कि क्या करेगा, सही है, ये मेथड क्या करेगा। फॉर एग्जांपल राइट, आप राइट को कॉल करो तो आपको इजाजत दे रहा है कि आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको कॉल करोगे और उसकी फंक्शनैलिटी से फायदा उठाओगे, ऐसा ही है। लेकिन मेथड हमेशा किसके साथ आपको कॉल होता हुआ नजर आ रहा होगा, अपने ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट था और राइट उसका क्या था, मेथड था। ठीक है, फंक्शन भी पीस ऑफ कोड है बट वो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं जिनका जिक्र आज हम करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अलर्ट बताया था, कंफर्म बताया था। अलर्ट एक अलर्ट पॉपअप है, सही है, आउटपुट लाने का तरीकेकार है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमारे पास आउटपुट ला रहा था, अलर्ट भी हमारे पास आउटपुट ला रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। उसके अंदर एक ही बटन मौजूद होता है, ओके का, और जो कंफर्म है वो भी एक अदद आउटपुट लाने का तरीकेकार है, बट उसके अंदर मेरे पास क्या, कितने बटन होते हैं, ओके का और कैंसिल का। ठीक है, आप लोगों ने देखा दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, और वो डिफरेंस पता है क्या है, वो डिफरेंस ये है कि आप लोग जब डिलीट वगैरह कर रहे हो, तो कोई चीज को, कोई रॉ को डिलीट कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड रिमूव कर रहे हो, तो आपके पास जब कंफर्म का ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू डिलीट इट, यस, ओके और कैंसिल। अगर आप कैंसिल कर देते हो डिलीट नहीं होता, अगर आप ओके कर देते हो डिलीट हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कभी कभार हमसे गलती से बटन भी प्रेस हो जाता है, तो डायरेक्ट डिलीट ना करें बल्कि हमसे क्या करे, पहले इजाजत ले ले। ठीक है, तो कंफर्म वाला जो चीज़ है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से ओके करने के ऊपर हम लोग क्या करें, अपने जो भी रिक्वेस्ट है उसको डन करवा दें, और कैंसिल करने पे उस चीज़ को कैंसिल हो जाए। ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन दोनों बहरहाल आउटपुट लाने का तरीकेकार है, सही है। अब मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो क्या यूज़ होगा। ठीक है, अभी मैं प्योर जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चल के जब मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा, बिल्ट इन फंक्शन कवर हो जाएंगे, फिर मैं यही चीज़ आप लोगों को क्या करूँगा, HTML के साथ, HTML के एलिमेंट के साथ इसको इंटीग्रेट करके देखूंगा, सही है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, इसके ऊपर काम कर सकें। तो मैं आता हूँ यहाँ पे VS कोड, बल्कि ये रहा, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको ब्लैक कलर समझ में नहीं आ रहा। ओपन फोल्डर, हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप पे, तो नहीं था, डेस्कटॉप पे ही था मेरे ख्याल में, जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर था, मुझे याद है। सिलेक्ट किया और मेरे पास ये फोल्डर ओपन होकर आ गया, सही है। और आपकी रिक्वेस्ट पर इसको ब्लैक कर देते हैं, समझ में नहीं कोई मसला नहीं है, आप जो बोलो। और कुछ, अच्छा यहाँ पे मैं पेज बना लेता हूँ, नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फंक्शन डॉट HTML, और मेरे पास एक फंक्शन नाम का पेज आ जाएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बिल्ट इन कोड जनरेट कर लेता हूँ, सही है, बिल्ट इन कोड जनरेट हो गया, बेसिक कोड जिसको कहते हैं हम लोग, बेसिक कोड जनरेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लूंगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का काम करना है, स्क्रिप्ट का टैग लिया, इसके अंदर मैं सारी की सारी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, सही
मैंने वेरिएबल बताया था, एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि कुछ भी होल्ड कर लेता है टेम्पररी, ठीक है, ताकि मैं उस डाटा को मैं आगे प्रोसेस कर सकूं। तो मैंने एक वेरिएबल बार का कीवर्ड से एक ए नाम का क्या बना लिया, वेरिएबल, उसके अंदर क्या स्टोर करवा लिया, 6 को स्टोर करवा लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो हमारे पास क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है, राउंड ब्रैकेट, और मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, ए लिखता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, ए को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ और डेस्कटॉप पे जो जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर था उसमें से मैं फंक्शन को मैं रन करता हूँ। तो आपके सामने क्या आ रहा है, इसका मतलब ए ने कुछ ना कुछ होल्ड किया था, जब भी तो प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये भी आउटपुट लाने का तरीकेकार था, और एक और चीज हमारे पास आउटपुट लाने का तरीका, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भी आउटपुट लाने का तरीकेकार था। अब मैं बता रहा हूँ अलर्ट। तो देखें, अलर्ट के लिए मैं यहाँ पे दोबारा अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट, ये देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और ये बना बनाया, ये आपने बनाया है क्या अलर्ट, देखो अलर्ट को आपने डिफाइन किया है कहीं पे, ये पहले से डिफाइन हुआ है। व्हाट इट मीन कि ये बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ है, और उसके अंदर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं आउटपुट पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, अलर्ट, एक पॉपअप आ रहा है, और इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ है, 6, और कितने बटन है, एक। ओके करता हूँ, और मेरे पास क्या हो गया, वो चला गया। जब जब मेरा पेज रिफ्रेश होगा, ये अलर्ट आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, कंफर्म भी मेरे पास क्या है, कंफर्म क्या है, फंक्शन है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फंक्शन। और ये क्या करेगा, इसके अंदर भी आउटपुट आ रहा होगा, लेकिन ये कैसा आउटपुट आ रहा होगा, इसके अंदर 2 बटन होंगे, एक ओके का और एक कैंसिल का। तो अभी मैंने किसी को भी कमेंट नहीं किया, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कमेंट किया है, ना अलर्ट को कमेंट किया है, ना कंफर्म को कमेंट किया है। तो सबसे पहले मेरे पास अलर्ट आएगा, फिर उसके बाद कंफर्म आएगा, और फिर उसके बाद मेरे पास आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी था, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास अलर्ट आया 6, एक बटन है, ओके किया, कंफर्म आ गया, कितने बटन है, 2, ओके और कैंसिल, और ओके करता हूँ, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और सर अगर हम जैसे पहले कंफर्म अलर्ट हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये क्या कैसे मेथड थे, कैसे मेथड थे, ये आउटपुट लाने के लिए मेथड कह रहा हूँ, ये कैसे फंक्शन थे, आउटपुट लाने के लिए यूज होते थे, ठीक है। अब अगर मैंने यूजर से वैल्यू लेनी है, देखें ये मैं यहाँ पे तो भी मैं हार्ड कोडेड 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। वेरिएबल के अंदर मैंने यूजर से वैल्यू लेके स्टोर करवानी है। मैं यूजर को अलाउ कर रहा हूँ कि वो क्या पास करे, अपना नेम और अपना एज पास करे, ठीक है। और जो वो नेम और एज पास करेगा, मैंने उसको क्या कर देना, प्रिंट कर देना है, ऐसा ही है। एक काम मैं ये कर सकता हूँ, या मैं एक काम ये करूँगा कि भाई मैं यूजर से पहली वैल्यू लूंगा, फिर दूसरी वैल्यू लूंगा, दोनों को मैं प्लस करके देखता हूँ, ठीक है। तो जो यूजर पास करेगा उसकी वैल्यू को मैं प्लस माइनस करके देखने का है। बात समझ में आ रही है। तो मैं एक काम तो मेरे पास ये हो सकता था कि मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड वेरिएबल b बनाता और इसके अंदर क्या कर लेता, 3 स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, var c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा लेता, इन सब को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे किसको प्रिंट करवा लेता, c को। तो मेरे पास आउटपुट क्या रहता, 9 आ गया। लेकिन ये तो मेरे पास क्या थी, हार्ड कोडेड वैल्यू थी, इसमें प्लस होकर आ गया ना। देखें इधर हुआ ये कि यहाँ पे 6 और 3 इनको मैंने प्लस किया, ए की वैल्यू क्या, ए क्या होल्ड कर रहा था 6, और बी क्या होल्ड कर रहा था 3, दोनों को प्लस किया, वो कहाँ होल्ड हो गया, जो भी वैल्यू आई सी में, और सी को मैंने आउटपुट लेकर आ गया अलर्ट की शक्ल में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इजाजत दे, मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर जो भी वैल्यू पास करे उसको प्लस करे। मेरा जो पेज है, मैं अपने पेज पे जो फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में 2 नंबर हैं, आप उनको प्लस करना चाह रहे हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, सही है। तो उसको कैसे प्लस करेंगे, तो इसका मतलब वो पहले आप कहीं पास करोगे, कोई ऐसा तरीकेकार होगा कि आप वहाँ पे पास करो वैल्यू, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या यूज होता है, प्रॉम्प्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रॉम्प्ट यूज होता है। प्रॉम्प्ट वो तरीकेकार है, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, आप इसमें जो भी लिखते हो वो क्या हो सकता है, वो यूजर से इनपुट ले सकते हो। एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, इसमें यूजर अपनी वैल्यू पास करेगा, और वो मैं अपने कहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, अपने कोड में लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। जो भी यूजर पास करेगा, अब जाहिर सी बात है जो भी यूजर पास कर रहा है, तो मैंने उसको कहीं पहले होल्ड करूंगा, फिर आगे यूज करूंगा ना।
तो इसका मतलब जो भी मैं प्रॉम्प्ट से वैल्यू लूंगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, देन आई एम एबल टू यूज इन आर प्रोग्राम। सही है। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सब को मैं एक मिनट हटा देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट। क्या है, मैं दोबारा इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, एक मिनट के। प्रॉम्प्ट क्या है, फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट और टर्मिनेटर। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जो इसके बॉडी में लिखूंगा वो आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पास करो। जो भी यूजर वैल्यू पास करेगा उसको कहाँ पे होल्ड करवा देगा, ये ए में। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट और यहाँ पे बोलता हूँ सेकंड वैल्यू पास करो, एंटर वैल्यू सेकंड। ठीक है, और जो भी यूजर वैल्यू पास करेगा उसको मैं कहाँ होल्ड करवा दूंगा, बी में। और जो भी यूजर ने ए पास किया ए में और जो भी यूज किया है बी में, मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ और उसको कहाँ होल्ड करवा दे रहा हूँ, सी में। तो ये डायनेमिक बन गया मेरे पास। सही है, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे अलर्ट करवा या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखें जब मैं राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन हुआ है। और यहाँ पर आने के बाद मैं किसको प्रिंट करवा देता हूँ, सी को। अब आप देखिएगा आउटपुट आएगा लेकिन प्लस होकर नहीं आएगा, आउटपुट आएगा लेकिन कुछ डिफरेंट आएगा। वो क्या डिफरेंट है वो बताता हूँ मैं। सही है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक क्या आ गया, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें मैं यूजर वैल्यू पास कर सकते हैं। देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और ओके कर देता हूँ। तो ये देखो फर्स्ट वैल्यू वाला था ना, जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड वैल्यू वाला आ जाएगा। मैं इसमें पास कर देता हूँ 2। उसूलन इसको क्या कर देना चाहिए था, 14 कर देना चाहिए था, लेकिन ये आउटपुट क्या आएगा देखना, 122। देखें आउटपुट आया है, यूजर से इसने वैल्यू उठाई है 12 और 2 दोनों उठाई है, लेकिन प्लस को क्या कर दिया इसने, मिला के लेकर आ गया, कॉनकैटिनेट करके लेकर आ गया। सही है, अब वजह बताता हूँ। देखें जब भी मैं टेक्स्ट बॉक्स से कोई वैल्यू उठाता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या मौजूद होता है, स्ट्रिंग मौजूद होता है। टेक्स्ट जब वो कंपाइलर क्या समझ रहा है कि भाई जो भी वैल्यू उठा रहा हूँ मैं प्रॉम्प्ट से वो कैसी है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो हर बार उसको क्या कर दे रहा है, वो कॉनकैटिनेट करके लेकर आ जा रहा है। अब मैंने बताना है कि भाई जो भी आपने वैल्यू उठाई है उसमें से आपने क्या करो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कह रहा हूँ, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दो। सही है, तो इसका मतलब जो भी प्रॉम्प्ट से उठाई है उसको मैंने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में। और ये वाले प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू उठाई है उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूंगा फिर मैं जो भी प्लस करूंगा उसका आंसर क्या आएगा, प्लस होगा। सही है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक और फंक्शन यूज करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन, और उसका नाम क्या है, पार्स इंट। ये क्या कर देता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या कर देता है, स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पार्स इंट, आई कैपिटल होगा और पूरा का पूरा जो इसके राउंड ब्रैकेट है ना उसमें पूरा प्रॉम्प्ट रख देता हूँ। इस तरीके से पूरे प्रॉम्प्ट को मैं किसके अंदर रख देता हूँ, उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी यूजर प्रॉम्प्ट में पास करेगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। कौन, पार्स इंट, और कहाँ होल्ड करवा देगा, ए के अंदर। सही है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, पार्स इंट को यहाँ पे भी रख देता हूँ। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू ली उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया, और कहाँ होल्ड करवा दिया। और दिस टाइम मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू पास करता हूँ 12, ओके किया और 2 पास किया, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, बिल्कुल। जैसा देखो एक सिंटैक्स है,
जो जैसे तरीकेकार से लिखा जाता है उसको वैसे ही लिखेंगे ना, समझ गए? ये चीज समझ में आई बेटा, पार्स इंट। लेकिन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.3 या 2.5 और यहाँ पे लिखता हूँ 3.2, तो आउटपुट आ गया 5। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आई, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आई, तब के पॉइंट को भी वैल्यू आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, पार्स इंट किया हुआ है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। अगर आप चाह रहे हो कि डेसिमल वैल्यू भी उठे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर बस क्या कर दोगे, पार्स फ्लोट कर दोगे। ये क्या कर देता है, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेता है ये। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फ्लोट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ठीक है, ये चीज समझ में आई? सर इस पॉपअप में हम कोई सी भी वैल्यू लिखेंगे तो देखें, प्लस होके आएगी। देखें अगर मैं प्रॉम्प्ट में कोई भी वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ भाई जो प्रॉम्प्ट में जो भी वैल्यू पास कर रहे हो ना, सही, प्रॉम्प्ट की, देखें मैं दोबारा इसको रिकॉल कर देता हूँ। पहले प्रॉम्प्ट किस लिए यूज होता था? यूजर से इनपुट लेने के लिए, सही है। उसको यूजर से इनपुट लेके मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूँ। मैंने जब प्लस किया था प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट की वैल्यू को, तो वो कॉन्कैटिनेट होकर आ रही थी, मतलब मिला के लेकर आ जा रहा था। मैंने वजह बताई, वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब वो प्रॉम्प्ट से उठा रहा था तो वो क्या कंसीडर कर रहा था, टेक्स्ट के तौर पे कंसीडर कर रहा था। क्या कंसीडर कर रहा था? क्योंकि वो एक टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा रहा था ना, तो वो क्या समझ आता है, स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? स्ट्रिंग वैल्यू। तो जब भी वो उसको दोनों को क्या कर देता था, प्लस कर देता था। मैंने बोला कि भाई इसको जो भी स्ट्रिंग वैल्यू इसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, न्यूमेरिक में। तो एक बिल्ट इन फंक्शन लगा और वो बिल्ट इन फंक्शन क्या था, पार्स इंट, जिसमें आई कैपिटल होगा, INT का आई कैपिटल होगा। सही है, और जाहिर सी बात है आपने अब तक के जितने भी मेथड देखे, बिल्ट इन फंक्शन देखे, वो क्या है, उनका फंक्शन का नाम होता है, राउंड ब्रैकेट होता है। तो इसका मतलब पार्स इंट का भी या पार्स फ्लोट का भी उनका नाम होगा और राउंड ब्रैकेट होगा। ऐसा ही है। और पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को मैं उसके मिडिल वाली बॉडी में लिख दूंगा, रख दूंगा। तो हुआ ये कि जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू उठकर आ रही थी उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक में। सही, लेकिन बशर्तिये वो न्यूमेरिक होनी भी चाहिए। अगर आपने लिखा है कुछ इंग्लिश का अल्फाबेट लिख दिया, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर तो ये तो गलत बात है ना। सही है, वो न्यूमेरिक है, लेकिन मैं इसको जानबूझ के बता रहा हूँ कि इसको आप क्या कंसीडर करो, स्ट्रिंग कंसीडर ना करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या कंसीडर कर रहा होता है, स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा होता है। मैं उसको बता रहा हूँ कि आप इसको क्या कंसीडर करो, न्यूमेरिक कंसीडर करो। तो अगर मैंने डेसिमल वाली भी चीज को क्या करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है, तो वी हैव टू यूज पार्स फ्लोट। ठीक है, तो अब मेरे पास पॉइंट वाली वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। सही है, तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2.5 प्लस 3.2 एंड द आंसर इज 2.7, 2.4 सॉरी 5.7। ठीक है, इससे पहले क्या पॉइंट्स वाली वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी? नहीं हो रही थी। सही है, ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम लोगों ने कितने बिल्ट इन फंक्शन देख लिए, अलर्ट, कंफर्म, पार्सेंट, पार्स फ्लोट और प्रॉम्प्ट देख लिया। ऐसा ही है। अब बाकी के बचे दो। कितने? दो। ये वाला जो है ना, ये एवेल्युएशन वाला, ये जो एवेल्युएशन, ये क्या करता है, एवेल्युएट कर रहा होता है किसी भी एक्सप्रेशन को। मतलब क्या है, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये जो मैंने मैनुअली लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, एवेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू पास कर देता हूँ a, b। सही है, तो दोनों को क्या कर देगा, ये इवेल्युएट कर देगा, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आउटपुट मेरे पास सेम आएगा, 2.5 प्लस 3.2, आंसर सेम आया। सही, क्यों? क्योंकि इवेल्युएट वाला फंक्शन क्या कर रहा था, किसी भी चीज को, एक्सप्रेशन को, मतलब है कि क्या कर सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, फंक्शन को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई बेटा? अभी यहाँ पे हमारे पास एक चीज रह गई,
इज नन, इज नन, इज नन क्या कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा कि आपने जो भी वैल्यू है वो क्या है, क्या न्यूमेरिक है या नहीं। देखो चेक वेदर अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर, वो बस ये चेक कर रहा होगा कि वैल्यू नंबर तो नहीं है। अगर नंबर होगी तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, और अगर अगर नंबर नहीं होगी तो फॉल्स दे देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा मैं गलत कह गया। अगर नंबर होगा तो फॉल्स देगा, और अगर कुछ और स्ट्रिंग होगा तो ट्रू देगा। सही है, इज नैन ये फंक्शन है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो कि भाई ये चेक करना चाह रहे हो कि भाई प्रॉम्प्ट कैसी वैल्यू लेकर आ रहा है, सही है, तो अगर इसने ट्रू दे दिया, मैं प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू उठाता हूँ इसको मैं इज नैन के अंदर रख देता हूँ, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि प्रॉम्प्ट के अंदर स्ट्रिंग आया है या न्यूमेरिक आया है। सही है, तो अगर वो आ जाता है ट्रू तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग है, और अगर वो क्या आ जाता है फॉल्स तो इसका मतलब वो क्या है, वैल्यू न्यूमेरिक नंबर है। हमेशा याद है, तो फॉल्स पे न्यूमेरिक नंबर है और ट्रू पे क्या है, यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, ये खुद से परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, रिटर्न ट्रू, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो लिखा हुआ था। व्हाट इट मीन, कि इसका मतलब अगर कोई स्ट्रिंग आती है तो ये क्या देगा, ये ट्रू दे देगा। इजनैन क्या करेगा, ट्रू दे देगा अगर कोई स्ट्रिंग आती है। सही, मतलब कोई न्यूमेरिक टेक्स्ट आता है तो वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, और अगर कोई नंबर आएगा तो फॉल्स दे देगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस थे सबके सब परफॉर्म देख लिए, और परफॉर्म करके भी देखे। इवन यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। देखो नीचे इन लोगों ने ना एग्जाम्पल्स कराई नहीं है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स कराई नहीं है। एक एग्जाम्पल कराने से पहले छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक इवेंट नाम का टॉपिक है। इवेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को कौन सी एग्जाम्पल करवाऊंगा जिसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे HTML के साथ। मतलब अब तक के हम लोग क्या काम करते चले आए हैं, जावास्क्रिप्ट सारी पूरी अलग से परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, HTML के एलिमेंट्स बनाएंगे और उसके मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। सही है, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सही है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो एक पैराग्राफ है ना, छोटा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, जो हम लोग इंटीग्रेट वाला काम कह रहे हैं, उससे पहले हमें एक टॉपिक है छोटा सा, और वो पढ़ना लाजमी है। उसका नाम क्या है मेरे पास, इवेंट। ठीक है, इवेंट होता क्या है, इवेंट होता क्या है। जाहिर सी बात है, इवेंट अगर आप लोगों ने यूज करना है, इवेंट को पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास HTML है, HTML के अंदर मैंने कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, फॉर्म वगैरह कोई भी चीज़ डिज़ाइन की हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो भी वैल्यू लिखूँ, फॉर एग्जांपल 2 लिखूँ। एक फॉर्म है जिसके अंदर मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स क्या है, पहली वैल्यू के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स दूसरी वैल्यू के लिए, और एक बटन है। मैं चाह रहा हूँ उसमें 2 लिखूँ, और दूसरे टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में मैं क्या लिखूँ, 2 लिखूँ। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, आंसर आ जाए, क्या आ जाए, 4। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू लिखने के बाद बटन पे क्लिक करूंगा, सही है, बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो बेसिकली जो बटन पे क्लिक करने आया है ना, वो मेरे पास क्या है, वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, इवेंट क्या होता है, एक्शन। सही है, कि मैं अपने, देखो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, 2 तरीके से। पहला एक्शन क्या होता है, माउस एक्शन। माउस के एक्शंस कहलाते हैं कि माउस के क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, माउस लीव, माउस मूव। ठीक है, ये सारे माउस के इवेंट्स कहलाते हैं। कुछ इवेंट होते हैं कीबोर्ड के इवेंट। सही है, कि अब मैंने कोई लफ्ज लिखा, जैसे ही ए लिखने के बाद जैसे ही मैंने ए को क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ए से हाथ हटाया, तो इसका मतलब कीबोर्ड की अप वाला जो है वो इवेंट फायर हो गया, इवेंट चल गया। सही है, तो मतलब इवेंट क्या है, पीस ऑफ एक्शन। सही है, जो कि किस तरीके से एक्शन, जो कि 2 तरीके से लिए जा सकते हैं, और वो मेरे पास क्या है, माउस इवेंट या कीबोर्ड इवेंट। सही, अपने पेज के ऊपर अगर मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक्शन परफॉर्म करना है, सही है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो मैं क्लिक करने पे कोई काम चाह रहा हूँ, माउस के लिखने पे माउस ही कह रहा हूँ, कीबोर्ड से मैं कुछ टाइप करूँ, उस पर मैं कुछ चाह रहा हूँ। सही है, तो ये क्या होता है, ये इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने पे मैं चाह क्या रहा था,
वो हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को, देखो एक इवेंट फायर हुआ ऑन क्लिक का, एक क्लिक कर दिया, एक्शन हो गया। अब क्लिक करने पे होगा क्या, वो प्रोसीजर हमारे पास क्या कहलाता है, हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग। मतलब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के नतीजे में क्या हुआ, वो मेरे पास इवेंट हैंडलिंग है। फॉर एग्जाम्पल वो प्लस होकर आ गया, सही है। या मैं अगर कीबोर्ड की बात करूं तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, सुने, आप लोगों ने इस तरीके की चीज़ देखी होगी, आपके पास सर्च बॉक्स, जैसे गूगल का सर्च बार है, सर्च बार में आप एक लफ्ज लिखते हो, नीचे से जो है वो चीज़ें सर्च होकर आना शुरू हो जाती है। जैसे एक लेटर लिख के आप जैसे लेटर को छोड़ते हो तो वो चीज़ सर्च होना, ए अगर ए लिखने के बाद आपने ए को छोड़ दिया तो ए से रिलेवेंट जो भी चीज़ें होंगी वो सर्च होकर आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कीबोर्ड का इवेंट चल रहा है, कौन सा, की अप जैसी कुछ लिखते रहोगे वो रिसेंटली क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा कि इससे रिलेवेंट क्या है, सही। जब भी तो वो रन टाइम पे आपके पास नीचे जो एक इंटेलिजेंस होती है वो चेंज होती रहती है, जो भी आप लिखते रहते हो उसके लिहाज से आपको सर्च करके लाता रहता है। ऐसे ही कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है ना, ठीक है। तो माउस के इवेंट होते हैं और कीबोर्ड के इवेंट होते हैं। अब इवेंट आने पर, इवेंट अकर होने पर, इवेंट अकर हो गया, अब उसको हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, सही है। तो वो हम देखते हैं, इवेंट हैंडलिंग कहलाता है वो, सही है। अब मैं आप लोगों को पहले तो एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बंदे ने क्लिक किया, एक बटन पे क्लिक कर दिया, अब बटन के क्लिक के नतीजे में क्या होगा वो मैं स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करूंगा। और जो मैं चीज पीस ऑफ कोड लिखूंगा ना कि भाई बटन पे क्लिक करूंगा तो ये होना चाहिए, जो पीस ऑफ कोड लिखूंगा, लाइनें लिखूंगा, वो मेरे पास क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। आगे परफॉर्म करें, इसका मतलब अगर मैंने इवेंट फायर करवाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास कुछ HTML के अंदर कोई ना कोई पीस ऑफ कोड लिखा हुआ होना चाहिए। तो जो अभी मैंने प्लस माइनस किया है ना, मैं काम ये करता हूँ कि अब मैं HTML के अंदर इनपुट बॉक्स लेता हूँ, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ दिस टाइम, HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाता हूँ यहाँ पर, और ये वाली जो चीज़ जितनी भी लिखी हुई थी ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद यहाँ से कट भी कर देता हूँ, और नीचे कहीं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको कभी चाहिए रहे तो। ये रहा, सॉरी, सही है, कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ ताकि वो आउटपुट पे मेरे पास देखने में मसला ना करे, इसलिए मैंने उसको बाहर जाके कमेंट कर दिया, सही। और HTML में कमेंट किया तो इसका मतलब HTML के तरीकेकार से इसको कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सेंटर का टैग ले रहा हूँ ताकि मेरे पास जितना भी कुछ है वो सेंटर में लिखा हुआ जाए। देखो मैं एक थोड़ा सा डिजाइनिंग के साथ भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं H1 भी ले लेता हूँ, H1 भी ले लेता हूँ ताकि मैं उसमें हेडिंग लिख लूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेव कर लिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, br का टैग दिया और br का टैग दे दिया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेंटर के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेंटर के टैग के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या कर दिया, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मैंने पास कर दिया किस नाम का, मैं बोलता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आईडी पास कर देता हूँ। आईडी का एट्रीब्यूट ऐसा है जो हमारे पास मदद कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट में, मैं इसको क्या कर सकूँ, सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। अभी देखो इधर आप लोग एक बात को नोट करें, अगर मैंने इंटीग्रेशन भी करनी है जावास्क्रिप्ट की और HTML की, लेकिन मैं पहले क्या काम परफॉर्म कर रहा हूँ, HTML होगा तो फिर मैं इसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखूंगा ना। तो बेवकूफ़ी ये नहीं करना कि पहले स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं इसको आईडी क्या दे रहा हूँ, A, ठीक है। फिर यहाँ पे br का टैग, और यहाँ पर आने के बाद अगेन एक और इनपुट ले लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर दे दिया, लेकिन दिस टाइम इंटर सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे आईडी क्या दे देता हूँ, b, सही है।
और यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? बटन भी बना लेता हूँ या इनपुट टाइप बटन ले लेता हूँ। सही है। और इनपुट टाइप बटन के अंदर मैं वैल्यू क्या लिख देता हूँ? कैलकुलेट। ठीक है। तो वैल्यू के अंदर जो भी लिखा होगा वो आउटपुट पे बटन के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और देखें हमारे पास काफ़ी सारे माउस के भी इवेंट होते हैं, काफ़ी सारे किसके कीबोर्ड के इवेंट होते हैं। सही है। तो एक माउस का इवेंट है हमारे पास ऑन क्लिक। ये देखें सारे के सारे इवेंट आ रहे हैं ऑन क्लिक। तो मैं ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एज एन एट्रीब्यूट कॉल कर रहे होते हैं इनके ऊपर। ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर नहीं लिखता, पहले मैं सिर्फ आउटपुट दिखा देता हूँ आपको इसका। तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा। मैं क्या कर दूँ? कंट्रोल+0 करता हूँ। तो देखें इधर बटन के बाद मैंने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ BR नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे BR दे देता हूँ। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखें ठीक है। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका आउटपुट आ जाए। ऐसा ही है। अभी मैं ऑन क्लिक के ऊपर क्या कॉल कर रहा हूँ? ABC और राउंड ब्रैकेट। ये मैंने क्या लिखा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो जब ऑन क्लिक का इवेंट फायर हो तो ABC नाम का फंक्शन, देखो एक फंक्शन कॉल हुआ नजर आ रहा है। ABC राउंड ब्रैकेट। अलर्ट क्या था? ऐसे ही था, अलर्ट राउंड ब्रैकेट एक अलग फंक्शन था ना। इसी तरीके से फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की हमें किसकी जरूरत नहीं होती? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सही है। तो ये भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब जब मैं क्लिक करूंगा तो एक अलग फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन उस फंक्शन में मैं इसको क्या करूंगा? हैंडल करूंगा। ये जब भी क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। सही। ऑन क्लिक के ऊपर मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको हैंडल कहाँ कर रहा हूँ? ABC नाम के फंक्शन के अंदर। सही है। तो अब ये पहले बिल्ट इन फंक्शन है क्या? ABC बिल्ट इन फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं है ना, ये मैं बना रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने इसको कहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा? स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। सही है। बात क्लियर है। और वो स्क्रिप्ट के अंदर जो मैं पीस ऑफ कोड लिखूंगा इसका मतलब मैंने इवेंट को हैंडल कर लिया कि भाई जब क्लिक होगा तो क्लिक होने पे ये नतीजा आएगा, वो स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन हुआ होगा। ये बात समझ में आई? अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, और स्क्रिप्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? फंक्शन। सब कुछ स्मॉल से लिखूंगा। एरर आ रहा है नीचे, सब कलर चेंज हो गए क्योंकि क्या लिख देता हूँ मैं? ABC राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी क्लोज। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, ये देखें ये तो था उसका नाम, फंक्शन का नाम। अगर नाम गलत लिखूंगा तो इसका मतलब हैंडल ही नहीं किया मैंने। नाम सेम होना चाहिए। ABC पे क्लिक करूंगा तो ABC नाम का फंक्शन मिलना चाहिए। और ये जो कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज हो रही है, ये पैरामीटर है, ये ब्लॉक बन गया कि इसके अंदर मैं फंक्शन जो भी काम होगा वो मैं लिखूंगा। भाई देखो ABC की क्लिक करने पे क्या काम होना चाहिए वो मैं इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करूंगा। हैंडल कर रहा हूँ, इवेंट को हैंडल कर रहा हूँ। सही है भाई। ऑन क्लिक का एक इवेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल हो जाए। क्या कॉल हो जाए? फंक्शन कॉल हो जाए। क्योंकि आपने अभी देखा ना कि बिल्ट इन फंक्शन कैसे होते थे? ऐसे ही होते थे ना, नाम लिखा होता था राउंड ब्रैकेट, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट। तो मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया ABC नाम का, तो ये तो हमारा बनाया हुआ था ना, यूजर डिफाइंड था। जब यूजर डिफाइंड था तो इसको मैंने डिफाइन भी करना पड़ेगा और उसके अंदर लिखूंगा कि ऑन क्लिक पे क्या होगा। सही है। तो लिखने का, फंक्शन बनाने का तरीकेकार क्या है, सिंटैक्स क्या है, आप लिखोगे फंक्शन। इसका पूरा अलग से चैप्टर है, अभी मैं फिलहाल सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये वाला काम करना है ना, इंटीग्रेशन वाला। फंक्शन और उस फंक्शन का नाम और कर्ली ब्रैकेट से उस बॉडी स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रैकेट पर बॉडी क्लोज होगी। और इधर मैं पूरे स्पेस के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये फंक्शन करेगा क्या। सही है। ये फंक्शन एक तरीके का ब्लॉक बन गया। फंक्शन ब्लॉक बन गया कि भाई सारा काम मैं इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, और जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर करा होगा वो क्लिक के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा जो भी मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। सही है। क्योंकि इवेंट मैंने ABC नाम का कॉल किया था। सही। और इवेंट
ऑन क्लिक का कॉल किया था, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने उसको हैंडल किससे किया, एबीसी नाम के फंक्शन के थ्रू। ये बात क्लियर है? ये बात किसके क्लियर? और एक अच्छा तरीकेकार क्या है कोडिंग करने का कि जब आपके पास कोई भी देखें जहाँ पे हमारे पास ब्लॉक खत्म हो रहा होता है तो आप यहाँ पे डबल स्लैश लगा के क्या लिख दो, ABC राउंड ब्रैकेट, ताकि आपको खुद को पता लग जाए कि ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना ये कौन से किस चीज़ का कर्ली ब्रैकेट है। ये ABC नाम का जो फंक्शन है ना उसका कर्ली ब्रैकेट है। अभी तो हमारे पास लाइन ऑफ कोड कम है, अगर मेरे पास ज़्यादा होंगी ना लाइन ऑफ कोड तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये कर्ली ब्रैकेट बंद किया है नहीं किया, एरर आ रहा होगा। तो अगर आपने इस तरीके से कमेंट किया हो तो आप फौरन से देख सकते हो अच्छा ये इस चीज़ का है कर्ली ब्रैकेट। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, अब मैं इसके अंदर लिखना है टेक्स्ट बॉक्स, मतलब मैंने क्या करना है कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग में सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, वेरिएबल ए, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या बनाऊंगा, वेरिएबल बी। और पहले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आके स्टोर होगी, हार्ड कोड थोड़ी ना लेनी है। अब मैंने जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में पास करी है वो वैल्यू लेनी है, जो यूजर ने इस टेक्स्ट बॉक्स में पास किया होगा पहले टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसको कहाँ स्टोर करवा दूंगा मैं, val1 कर दो उसको, val1 के अंदर स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे एरर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ var val2। तो जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स इनपुट बॉक्स में यूजर ने पास करी उसको मैं कहाँ स्टोर करवा दूंगा, दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, बात क्लियर है? लेकिन अब अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है, सही है, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है तो यहाँ पर कैसे उठाया जाएगा, सही है। अब ये वो इंटीग्रेशन वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पॉइंट आया। मैं वैल्यू किस तरीके से उठाऊंगा मैं बताता हूँ। मेरे पास देखें पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट पे से मैंने वैल्यू उठानी है ना, सही। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का एक मेथड है और उसका मेथड का नाम क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये वो मेथड है जो मुझे अलाउ कर रहा होता है कि मैं किसी भी HTML एलिमेंट को क्या कर सकूं, उसको सिलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट में लाके किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं। देखो किसी चीज को सिलेक्ट करूंगा तो मैं इसके ऊपर काम कर पाऊंगा ना। आप लोग CSS में क्या करते थे, किसी चीज को पहले सिलेक्ट करते थे देन उसके ऊपर स्टाइलिंग करते थे। अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले मैंने उसकी वैल्यू को उठाना पड़ेगा, कहीं होल्ड करवाना पड़ेगा। तो ये देखो ये मेथड क्या इजाजत दे रहा है, देखो ऑब्जेक्ट का मेथड है पहला, एक मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं राइट वाला। इसी तरीके से अब ये कौन सा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मेरे पेज पे जो भी आईडी जिसका नाम क्या है ए है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी और कहां पर स्टोर हो जाएगी, पूरा एलिमेंट की जितनी भी चीजें सारी सिलेक्ट होकर आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे देखें इधर, मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ तो इसका मतलब ए नाम का एलिमेंट, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं जितनी भी चीज है XYZ सब कुछ होल्ड होकर आके कहाँ स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ चाह रहा हूँ अंदर जो यूजर लिखे वैल्यू लिखे सिर्फ वो आए तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट वैल्यू। तो सिर्फ अब क्या उठेगा, सिर्फ वैल्यू उठेगी जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर पास करेगा। ये बात क्लियर है? गेट एलिमेंट बाय आईडी एक मेथड है, किसका मेथड है, डॉक्यूमेंट का मेथड है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के साथ डिफाइन हुआ है। ये मेथड क्या कर रहा होता है, HTML के एलिमेंट में से कोई भी आईडी जो मैं इसके अंदर डिफाइन करूंगा उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके लेकर आ जाएगा। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज लिखता हूँ, ये वैल्यू वाली चीज नहीं लिखता, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा एलिमेंट लाके कहाँ पे स्टोर करवा देगा, जो भी वेरिएबल होगा। और अगर मैंने डॉट वैल्यू लिख दिया तो इसका मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यू को उठा के लेकर आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में, अगर मैं किसी इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अगर मैं सिर्फ इतनी सी चीज लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसका मतलब उस इमेज के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे SRC विड्थ हाइट सब कुछ सिलेक्ट करके लेकर आ जाएगा, कहाँ पर, उस वेरिएबल के लिए, वेरिएबल में लाके स्टोर कर देगा। और अगर मैं डॉट SRC कर दूं तो उस एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ सोर्स SRC उठा के लेकर आएगा, बाकी चीजें नहीं उठाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी इमेज वाला काम करेंगे, पहले नॉर्मल तो कर लो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैंने एक ही आईडी जो भी यूजर इसमें पास करेगा
मैंने उसको कहाँ पे लेकर आ गया, वैल 1 में। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिसकी आईडी मेरे पास क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में पास करेंगे बी, उसकी भी क्या उठा लो, डॉट वैल्यू, और उसको कहाँ स्टोर कर दो, वैल 2 में। अब आपने क्या करना है, var result रिजल्ट, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा देना है, वैल 1 प्लस वैल 2 टर्मिनेटर, और हर लाइन के बाद आप क्या लगाओगे, टर्मिनेटर। लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट होगा ना उसके बाद टर्मिनेटर नहीं लगेगा, ना राउंड ब्रैकेट के बाद टर्मिनेटर लगेगा। सही है, बस ये बात याद रखना। अगर यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में आ ही नहीं पाएगा। ये इन लाइन में, ये स्टेटमेंट्स के बाद लगता है टर्मिनेटर, जहाँ पे बात आपकी मुकम्मल हो चुकी होती है। देखो यहाँ पे एक बात मुकम्मल हो चुकी है ना, टर्मिनेटर लगा दिया। सही है, देखो ये बात समझ में आई। अब आप दो तरीके से आउटपुट दिखा सकते हो, दो तरीके से आउटपुट दिखा सकते हो। देखें, पहला तरीकेकार क्या हो सकता है कि मैं जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं इनपुट के अंदर ही दिखाऊं। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर मैं क्या ले लेता हूं, आईडी में क्या दे देता हूं, रिजल्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे br का टैग दे देता हूं ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में नजर आ रहा हो। और इस टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये इसमें रिजल्ट आ रहा होगा तो मैं इसमें क्या कर देता हूं, रीड ओनली कर देता हूं, इसमें कोई लिख नहीं पाए, टाइपेबल ना हो, रीड ओनली हो। ठीक है, बात क्लियर है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा, वो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं जा सकता होगा, ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी था, मैं इसका नाम रिजल्ट नहीं बल्कि RES लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की, RES। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो कुछ भी था, रिजल्ट था, वो कहाँ पे होल्ड हो गया, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर होल्ड हो गया। सही, अब मैंने उसको कहाँ शो करवाना है, जो मेरे पेज के ऊपर RES नाम की आईडी है उसमें शो करवाना है, ऐसा ही है। आप ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ A इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू राइट हैंड साइड को कहां पे मैंने असाइन स्टोर करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को कहां स्टोर करवाया है, 2 जाके कहां स्टोर हो जाएगा, हाँ, A में। तो इसका मतलब अब मैं यहां पर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किसको रखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिसकी आईडी मेरे पास क्या है, रेस। ये देखे ना, यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ना मैं आउटपुट, इसके अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किसको रखा, रेस को, और उसकी मैं वैल्यू के अंदर क्या शो करवाना चाह रहा हूँ, रिजल्ट। तो इसका मतलब देखो, जो भी कुछ रिजल्ट में होल्ड हुआ होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो RES की वैल्यू बन के नजर आने लग जाएगा। सही है, और ये सारा काम कब होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो इवेंट फायर होगा ABC नाम का, और उसको मैंने हैंडल यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और यहाँ पे लिखता हूँ 2 और कैलकुलेट करता हूँ, क्या आ गया आंसर, 122। वजह आप जानते हैं। ठीक है, अगर इसको मैंने कैलकुलेट करवाना है तो इसका मतलब मैंने टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू ली है उसको मैंने कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और मैंने क्या करना पड़ेगा, पार्स इंट। तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज है उसको मैं किस में रख दूं, पार्स इंट में, और ये मैंने राउंड ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दिया, ऐसा ही है। इसी तरीके से यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया और इसको यहाँ पे आखिरी में क्लोज कर दिया, सेव किया। और ज़रा आप आउटपुट देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 और 2, यहाँ पे HTML शामिल हो रहा है, देखिए मेरे पास, कैलकुलेट किया 14। ठीक है, ये मैंने किस में आउटपुट दिखाया था, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया था। अगर मुझे किसी पैराग्राफ में दिखाना हो, किसी डिव में दिखाना हो, किसी H1 में दिखाना हो, किसी
प्री के टैग में दिखाना हो तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगा, फिर मैं वैल्यू को यूज नहीं करूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वैल्यू में, फिर अगर मैंने वैल्यू ही लिखा हुआ होगा तो फिर मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, h2 ले लेता हूँ। h2 के अंदर मैं आईडी असाइन कर देता हूँ किस नाम की, रेस। ठीक है, तो आउटपुट देखिएगा नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और लिखता हूँ 12 + 2, आउटपुट आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे किस में दिखा रहा हूँ, मैंने वैल्यू लिखा है। क्या लिखा है, वैल्यू। तो इनपुट की वैल्यू होती है, पैराग्राफ की नहीं होती ना वैल्यू। वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट पैराग्राफ के पास, प्री के पास, h1 के पास, h2 के पास नहीं होता। तो उनके पास, उनके अंदर का मैंने शो करवाना है, तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, वैल्यू की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि किसकी प्रॉपर्टी यूज होगी, इनर HTML। क्या यूज होगा, इनर HTML। अब मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ, 12 + 2, आ गया h2 में आंसर। सही है। और अगर मैं दोनों को चाह रहा हूं तो मैं यहां से इसको भी क्या कर देता हूं, इसको भी क्या कर देता हूं, इनेबल कर देता हूं। रिफ्रेश किया और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, 12 + 3, क्या हुआ, वजह बताएं, ऊपर इनर HTML दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ। वजह बताएं। सर दोनों में एक ही आईडी है। बिल्कुल सेम आईडी भाई, सेम आईडी। देखिए इधर भी एक आईडी है। आईडी का बिहेवियर यही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इनर HTML भी दिया हुआ है। इस वजह से आउटपुट कॉन्फ्लिक्ट कर गया। अगर मैं इस यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर भी आंसर चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको RES1 कर देता हूँ। ठीक है, RES1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और RES1 के अंदर उसकी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास RES1 क्या है, मेरे पास इनपुट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, RES वैल्यू लिख दिया। अब जितनी भी इनपुट वाली चीज हो सकती है, टेक्स्ट एरिया हो गया, ये सारी, उसके अंदर मैं वैल्यू लूंगा। उसके अंदर मैंने वैल्यू शो करवाना है तो ठीक है। और जितने भी हमारे पास नॉर्मल पैराग्राफ, प्री, तो उसमें इनर HTML। सही है। और मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 12 + 6, दोनों में आंसर आया क्योंकि मैंने आईडी डिफरेंट कर दी थी, और एक के लिए मैंने इनर HTML और एक के लिए वैल्यू यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया। देखें, डायनेमिक हुआ, यूजर इसके साथ बातचीत कर सकता है, किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। सही है। सर ये वैल्यू हटा के जरा करिएगा आउटपुट। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत सारे तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। तो मेरे पास कीबोर्ड के इवेंट सारे लिखे हैं, ऑन की डाउन, ऑन की अप, ऑन की प्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग इसको परफॉर्म करना चाहो, पहले इसको तसल्ली से समझना, फिर उसके बाद इसको परफॉर्म कर लेना। नहीं होगा कोई मसला नहीं है। माउस इवेंट ऑन माउस डाउन, जब मैं माउस को क्लिक करूं तो क्या हो, ऑन माउस अप, जब मैं माउस को रिलीज करूं तो क्या हो, अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, डबल क्लिक करूं तो क्या हो, माउस मूव, अगर मैं किसी जगह पे माउस मूव करूं तो कोई इफेक्ट आए, अगर माउस होवर, किसी के ऊपर माउस लेके जाऊं तो क्या है, माउस आउट, अगर मैं माउस को बाहर निकाल लूं, किसी एलिमेंट से बाहर निकालूं तो कोई इफेक्ट आ जाए। ये सारे हमारे पास क्या है, माउस के और कीबोर्ड के क्या है, इवेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इवेंट फायर होगा, उसको इवेंट को हैंडल कहाँ करना है, स्क्रिप्ट के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी ये आप लोगों ने एग्जाम्पल करनी है। ये एग्जाम्पल परफॉर्म करो, पहले सुकून से देखना, फिर उसके बाद परफॉर्म करना। ठीक है, ये यहाँ तक की गई हुई है, देखो इधर यहाँ तक की गई हुई है, ये जहाँ पे आउटपुट आया। छापो नहीं, इसको पहले तसल्ली से देखना, फिर उसके बाद परफॉर्म करना। ठीक है, मुझे पता है बहुत से लोगों से नहीं होगी, लेकिन जो मैंने आप लोगों को करवाया है ना, वो ही कर लीजिएगा, बहुत इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि बटन, देखिए इधर बहुत सारे बटन लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, और बटन के क्लिक करने पे माइनस करूँ तो जो भी चीज़ है, जो दो वैल्यू लिए वो माइनस हो जाए, प्लस करूँ प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई करूँ मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे करेंगे। सर कैलकुलेटर कैलकुलेटर